एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, बहुत स्वागत है। और बहुत चर्चा में आपकी किताब प्रणव माय फादर, जो कि 11 तारीख को आप रिलीज कर रही हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं और कुछ कम वक्त में मैं भी पढ़ पाया हूं, उस पर सवाल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस वक्त इस किताब की जरूरत क्यों, किस ख्याल आया, क्या सोचा आपने जो इस बुक को आपने लिखा जिसमें नोटिंग्स हैं प्रणव दा की? देखिए बाबा, उनकी बहुत पुरानी आदत, बचपन की आदत है डायरीज, उनका डायरीज लिखना। और ये डायरीज में क्या थे, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको खुद भी पता है कि बहुत चर्चा था कि प्रणब दा क्या लिखते थे इस जर्नलिस्ट के इस डायरीज में। और उन्होंने ये बताया भी, पब्लिक डोमेन में है, कि ये डायरीज मेरी बेटी के पास रहेगी और मेरे देहांत के बाद वो इस डायरी से जो भी कुछ करना चाहता है वो करेंगे। तो और बाबा ने ये भी कहा था कि मेरी बेटी मेरी बारे में लिखेगी। डायरीज मेरे पास बहुत दिन से थे। जब बाबा राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट हुए तभी से डायरीज मेरे पास थे। लेकिन एक शर्त था कि मैं नहीं पढ़ूंगी, जब तक वो रहेंगे तब तक मैं नहीं पढ़ूंगी। तो आई केप्ट दैट प्रॉमिस। एंड मुझे भी लगा कि बाबा को देखिए, लोग जानते हैं एक पॉलिटिशियन के हिसाब से, एक एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से, पार्लियामेंटेरियन के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि वो फादर कैसे थे, हाउ वाज ही एज अ सन, एज अ हस्बैंड, उनका पर्सनल लाइफ में भी कुछ लिखो। और प्लस ये भी था कि डायरीज जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि बहुत ही फ्रीली, फ्रैंकली बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा मेरी नॉलेज है नहीं। मैं पॉलिटिक्स में तो हाँ, जो इंस्टेंस का जिक्र हुआ, तो कोई भी, जैसे उन्होंने कहा कि जैन कमीशन टेबल का रिपोर्ट, जैन कमेटी का रिपोर्ट आज पार्लियामेंट में टेबल में। अब जैन कमेटी रिपोर्ट क्या है, पता चला कि बहुत सारे जैन कमेटी रिपोर्ट हैं। तो इस तरह के रिसर्च करते हुए भी बहुत सारे तथ्य आ गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इस डायरी में बाबा की, मतलब जब से वो 1969 में राज्यसभा की संसद बने, तब से लेके जब तक राष्ट्रपति बने, और उसके बाद भी, हिज लास्ट एंट्री वाज 9 अगस्त 2020, कि जिस दिन वो बीमार हुए उसके बाद हॉस्पिटल, अगले दिन हॉस्पिटल में गए, तो तब तक का एंट्री है। तो इतनी बड़ी जो लंबा सफर है, उनकी लंबी सफर रही, तो उसी को मैंने कैप्चर किया, करने की कोशिश की, प्रयास की कि इस किताब में उनकी पॉलिटिकल जर्नी, उनकी पर्सनल जर्नी, और जो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने काम किया, इंदिरा जी को लेके से शुरू करके राजीव गांधी जी के साथ बहुत कम समय तक, बट फिर भी उनके साथ काम किया, नरसिम्हा राव जी के साथ काम किया, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, सोनिया गांधी एज यूपीए चेयरपर्सन, फिर प्रेसिडेंट होने के बाद श्री नरेंद्र मोदी। तो मेरा पर्सनल क्यूरियोसिटी था कि इन लोगों का साथ कैसे रिश्ता था, किस तरह की से डीलिंग होते थे। तो ये सब लेके, ये इसलिए मैंने ये किताब लिखा। ठीक है, जो मैंने पढ़ा और जो उसमें नोटिंग्स में है प्रणोदा की, उसमें अगर एक कॉमन थिंग आप देखें तो हमेशा कोई ना कोई बैरिकेड उनके आगे लगाया जाता था। चाहे वो इंदिरा गांधी वाला इंस्टेंस आपने शेयर किया है कि नाम जो था वो लास्ट मोमेंट पे हैंड रिटन था, वो टाइप्ड या रिलीज में नहीं था। वो चेयर वहां पर प्रणव दादा के लिए मौजूद नहीं थी, जो कि सब मिनिस्टर्स के लिए थी। और उसमें इंस्टेंस ये लिखा गया कि संजय गांधी जी ने उस वक्त विरोध किया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने लास्ट टाइम में इनकॉर्पोरेट किया वो नाम। संजय गांधी जी शायद हो सकता है। हाँ, ये शायद, क्योंकि उस समय का डायरीज मेरे पास नहीं है, क्योंकि कुछ डायरीज वो 1980s में, अर्ली इयर्स में हमारा घर पे फ्लडिंग हुआ था, तो वो खराब हो गए। तो ये मेरा गेस है कि कांग्रेस में उस वक्त कौन इतना पावरफुल है जिसकी वजह से इंदिरा जी हैज टू कीप इट अ सीक्रेट टिल द एंड, बिल्कुल एंड तक। तो सो इस बात को, ये मेरा गेस है। तो इसका वजह ये है कि मुझे लगता है, और इंदिरा जी नहीं चाहते थे कि बाबा चुनाव लड़े। बाबा ने तब बोलपुर से चुनाव लड़ा था, तो इंदिरा जी नहीं चाहते थे बाबा चुनाव लड़े। मेरी मदर ने भी मना किया था कि बाबा चुनाव लड़े। बाबा चुनाव लड़े, हार गए, और जब इमीडिएटली एयरपोर्ट से वापस आके वो इंदिरा जी के पास गए तो उनको जबरदस्त डांट पड़ी। तो उसके बाद फिर बाबा को भी नहीं लगा कि ऑब्वियसली चुनाव हारने के बाद कोई मिनिस्ट्री में शामिल नहीं हो सकते हैं,
तो उन्होंने भी इंदिरा जी का साथ इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनके पास फोन आया धावन जी का, आर के धावन, कि आप आइए। तो मेरी समझ में जो ये एक वजह हो सकता है, क्योंकि देखिए तब 1980 में कांग्रेस आई, बहुत अच्छा किया था ऑल ओवर इंडिया, लेकिन वेस्ट बंगाल से सिर्फ 4 सीट जीते थे। नाउ टू मेक अ कैंडिडेट, make मिनिस्टर, और बरकत गनी खान चौधरी वाज वो सबसे प्राइमरी कैंडिडेट थे, क्योंकि जिंदगी में कभी चुनाव नहीं हारे थे, तो नेचुरली उनको कैबिनेट में शामिल करना जरूरी था। लेकिन एक स्टेट में जो कांग्रेस को खाली 4 दिया है, उसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर और उसमें 1 हारा हुआ, तो इंदिरा जी अगर इस बात को पहले डिक्लेयर करते तो खाली संजय गांधी ही नहीं, बहुत सारे लोग इसके विरोध करते। तो उन्होंने इसको बिल्कुल चुप करके, एंड एट द लास्ट मोमेंट शी हैड एडेड द नेम। और इसमें मजेदार बात यह है कि मेरी माँ बोलती थी कि उनको पता था कि बाबा फर्स्ट राउंड में ही मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि मेरा माँ को इंदिरा जी ने कन्फाइन किया था। लेकिन इन्होंने ये भी बोला था कि प्रणब को या किसी को इस बात को मत बताओ, प्रणब नीड्स टू बी टॉट अ लेसन, उनको एक शिक्षा देना जरूरी है कि क्यों मेरा बात नहीं माना। ये सो इट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। और खाली मिनिस्टर ही नहीं, इमीडिएटली बाबा को उन्होंने बाबा राज्यसभा का मेंबर थे, राज्यसभा का लीडर भी बनाए। और बाबा वेरी सून ही बिकेम द सेकंड पर्सन इन द कैबिनेट। तो जो इंसान जिंदगी में, बाबा पहले दफे कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, पहले डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर थे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। सो जो इंसान जिंदगी में पहले दफे कैबिनेट मिनिस्टर बनके, वेरी सून ही बिकम्स द सेकंड इन कमांड, एंड इंदिरा जी के एब्सेंस में वही कैबिनेट मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करते थे। तो उनका इंडक्शन मेरे हिसाब से कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकते हैं। मेरिट बेसिस पे आपको लगता है कि बिल्कुल। अब आई सेकंड पार्ट, राजीव गांधी जी का टेन्योर। वो एक ऐसा वक्त था जहां उस वक्त भी मैं आपकी किताब है और कई और बुक्स हैं जिसमें स्ट्रेस ये लिखा हुआ है कि उस वक्त भी दादा चाहते थे और एक पार्टी का वक्त चाहता था कि दादा प्रधानमंत्री बने। नहीं, देखिए इसमें मेरी फादर की जो राय है, हाँ। वो उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा। मेरा कुछ उनका देहांत का बाद मुझे कुछ हैंड रिटन नोट्स मिले, जो कि शायद उनकी मेमोयर के लिए था, और उन्होंने काफी सारी चीजें मेमोयर में उन्होंने लिखा भी। इसमें कुछ चीजें छोड़ दिए थे। तो उसमें वो प्लेन में क्या हुआ था, क्योंकि राजीव गांधी और बाबा तब कलकत्ता में थे जब उनको खबर मिला इंदिरा जी के असैसिनेशन की। तो फ्लाइट में ये दावा किया जाता है कि प्रणब मुखर्जी ने अपना क्लेम स्टे किया था, क्योंकि वो सेकंड इन कमांड लगता था कि वही बनेंगे। हाँ, तो लेकिन ये बात सरासर गलत है। बलराम झाकर जी ने सबसे पूछा था, बाबा थे, उमाशंकर दीक्षित थे, शीला जी भी थी, लेकिन वो पीछे बैठी हुई थी, तो गनी खान चौधरी जी थे, और कुछ लोग थे। तो बलराम झाकर जी ने बाबा से सबसे पूछा कि गुलजारी लाल नंदा को किस हिसाब से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो बाबा ने बोला था कि उनका रैंक सेकंड इन द कैबिनेट था। तो मुझे लगता है उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं सेकंड इन द कैबिनेट हूं इसलिए मुझे बनाया जाए, रादर ऑन द कॉन्ट्ररी उनको ये लगा कि अभी देखिए पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, बोथ ऑफ देम डाइड अ नेचुरल डेथ। अभी यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेशन किया गया, पूरा देश में अनसर्टेनिटी है। तो इस समय में कांग्रेस में कोई स्क्वाबल की कोई स्कोप नहीं है, कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट की कोई स्कोप नहीं है। तो अगर राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो सब कोई एक्सेप्ट करेगा। तो इस बात को बाबा मतलब बिल्कुल श्योर थे कि राजीव गांधी को ही बनाना चाहिए। इन द मीन टाइम बलराम झाकर जी आके बाबा से पूछा कि राजीव को बनाना चाहिए, आपका क्या राय है। तो बाबा ने बोला कि बिल्कुल उनको बनाना चाहिए, और बाबा ने राजीव जी से बात भी किया कि we want you to become the prime minister. So he said, do you think I can manage? He said, yes, you can, and all of us will support you. So ये, लेकिन र्यूमर किस तरह से स्प्रेड होते हैं आप जानते ही हैं। और बाबा के हिसाब से हो सकता है कि वो गलत है, उनके हिसाब से गनी खान चौधरी जी ने इस र्यूमर को
फर्स्ट प्लांट किया था। अच्छा, ये फैलाया कि नहीं ये दादा बनना फैलाया, चाहते थे, राजीव हाँ, गांधी को रोकना या, चाहते थे। क्योंकि गनी खान चौधरी जी ने एक कमेंट किया था, शायद पता नहीं किस वजह से, कि एक तो उन्होंने दो सवाल उठाया था कि एक कोई आउटसाइडर, क्योंकि राजीव गांधी जी तब कैबिनेट में नहीं थे, तो somebody फ्रॉम आउटसाइड द कैबिनेट वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। फिर दूसरा इन्होंने बोला था कि दिल्ली तक हमें वेट करना चाहिए, और अगर इमीडिएटली कोई करंट कैबिनेट से हो तो आइदर पीवी नरसिम्हा राव या आप, यानी कि प्रणब मुखर्जी को बनना चाहिए। तो बाबा को लगा था कि शायद बाद में उनको लगा कि गनी खान चौधरी उनका मन जानने के लिए ये बात कर रहे हैं। तो लेकिन एक बार बोलने के बाद गनी खान चौधरी जी को हो सकता है कि ये भी डर हो कि अगर ये बात फैल जाए तो फिर उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो बाबा के हिसाब से ये फर्स्ट स्टोरी जो प्लान किया गया था वो गनी खान चौधरी जी से किया था। उसके बाद राजीव गांधी जी के आसपास जो लोग थे उन्होंने इसको और फैलाया। ठीक है। थर्ड प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, उसमें भी काफी समय तक साइडलाइन रखा गया। उसमें लिखा हुआ है कि वो रेगुलरली प्रेस मीट्स करते थे और सिस्टम में नहीं थे, और उन्होंने कहा कि मेरे रेपो नरसिम्हा राव जी से बहुत अच्छी थी और बहुत फ्रेंडली थी, हम मिलते भी थे, एंजॉय करते थे। और इन्होंने, दादा ने इस बात को सोचा कि हो सकता है बिकॉज ऑफ गांधी फैमिली मुझे थोड़ा सा नरसिम्हा राव जी ने साइडलाइन किया। नहीं, जो बाबा का साथ मेरा बात हुआ और जो डायरीज में भी मैंने पढ़े, तो बेसिकली कॉज इसका टेक्निकल रीजन था। देखिए, इमीडिएटली बाबा को कैबिनेट मिनिस्टर में नहीं बनाए, लेकिन डेप्यूटी चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन बनाए। हाँ। वो भी कैबिनेट रैंक की है। नरसिम्हा राव जी चुनाव नहीं लड़े थे, तो जब उनको बनाया गया, वो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने, वो कोई भी सदस्य का, कोई भी पार्लियामेंट हाउस का सदस्य नहीं थे। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वो भी किसी भी पार्लियामेंट का सदस्य नहीं थे। अब इस सिचुएशन में, जो कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, एक तीसरा, बिकॉज बाबा भी तब पार्लियामेंट के सदस्य नहीं थे, उनका राज्यसभा का खत्म हो चुका था, तो उस सिचुएशन में तीसरा किसी को बनाना, वो भी एक हेवी वेट कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट की सदस्य नहीं है, तीन मतलब प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर एंड अनदर सीनियर मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट हु आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो नरसिम्हा राव जी का माइनॉरिटी गवर्नमेंट वुड हैव फेस्ड इमेंस क्रिटिसिज्म। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा का भी, ही वाज एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, जो उन्होंने कभी, जो क्लियरली मुझे बताया नहीं, बट मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ आया होगा। और क्योंकि उसके बाद फिर वो जब करे, तो मुझे लगता है उनका डायरी से देखा, ही वाज वेरी हैप्पी विथ हिज जॉब इन द प्लानिंग कमीशन। और पीवी नरसिम्हा राव जी का साथ संपर्क जो था वो बहुत अच्छी तरह से बरकरार रहा, उसमें कोई वो नहीं आया। सो आई थिंक इट वाज अ टेक्निकल रीजन कि क्यों इमीडिएटली बाबा को नहीं बनाया गया, लेकिन 2 साल बाद फिर बाबा को उन्होंने कैबिनेट में इंडक्ट किया, और 2 साल या 1 साल बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे मेमोरी मेरी फादर की तरह नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के हिसाब से बनाया गया। ठीक है, शर्मिष्ठा जी थोड़ा और आगे चलते हैं, और लोगों की दिलचस्पी इसी में कि जब 2004 आया, तो उस वक्त जो आपकी बातचीत है, दादा ने कहा कि नहीं, सोनिया जी मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगी। ये चीजें क्यों? क्योंकि उसमें मेंशन है, जो नोट्स मैंने पढ़े उसमें डायरीज में, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि वाई। पॉलिटिकल आदमी प्रणव दादा थे, कांग्रेसी थे, एक शुरू से ही आप देखिए कहीं ना कहीं उनको अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जब भी वापस आए और फोर्स के साथ वापस आए, और पार्टी में जो ट्रबल शूटर का नाम दिया गया था वो प्रणव दा को ही दिया गया था। आप देखिए बड़ी बड़ी घटनाएं जब भी हुई, नेशनल इंटरनेशनल या पार्टी के अंदर, तब दादा ने पार्टी को उससे बाहर निकाला, और लोगों ने कहा कि दादा जब एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ के प्रेसिडेंट हाउस चले गए, तो उसके बाद इस तरीके के ट्रबल शूटर्स पॉलिटिकल नहीं थे पार्टी। देखिए, इसका मैंने बाबा से पूछा था कि मतलब बहुत चर्चा चल रही थी, आपकी फोन पे ही बात हुई थी? हाँ, मेरे फोन पे ही बात हुई थी, तो मैंने पूछा था कि बाबा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो, तो उन्होंने बोला नहीं, सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को बनाएंगे। इसका एक्चुअल कारण क्या है ये तो सोनिया जी ही बता पाएंगे, ये क्यों नहीं बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। इसका रूट जो है, मुझे लगता है ये 1984 में है, वो र्यूमर की वजह से नहीं। 84 का इमीडिएटली बाद 31 अगस्त को, सॉरी 31 अक्टूबर को ही स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, और तब जो कैबिनेट बना था उसमें बाबा थे, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुई, एंड आई थिंक 31 दिसंबर को
उसका स्वेरिंग इन सेरेमनी था, वहां बाबा को ड्रॉप किया गया। तो इस विषय में बाबा अपने एनालिसिस उस नोट्स पे छोड़ के गए। उनके हिसाब से उन्होंने लिखा, उन्हीं के शब्दों में मैं बोलना चाहती हूँ, एग्जैक्ट वर्ड इधर उधर थोड़ा हो सकता है, that when I look back, I think Rajiv was right in not incorporating me in the cabinet, because in our 2 months of working together, he realized I'm a tough nut and I don't follow anybody's line blindly. ये वर्ड्स उन्होंने लिखे। बाबा के जो हैबिट है, जो भी उनको जानते हैं, वो जानते थे कि बाबा एक असर्टिव पर्सनालिटी हैं, और कोई भी चीज अगर वो सही समझते थे, वो अपने व्यूज बहुत स्ट्रांगली पार्टी फोरम में उसको पेश करते थे। बाबा का साथ आर्गुमेंट करना काफी मुश्किल था, बिकॉज ही हैड फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक, रीजन, knowledge, history and experience and political sense. तो उनके लिए आर्गुमेंट, उनका साथ आर्गुमेंट करना ऐसे मुश्किल था। सो ऐसे बाबा ने लिखा कि ऐसे 2-3 घटनाएं कुछ हुई, सो जिससे शायद राजीव को लगा कि वो विरोध करते हैं उनका। इनका मतलब बात इजीली नहीं मानते, हर बात इजीली नहीं मानते। विरोध करना दूसरी बात है, बट हर बात इसको इजीली नहीं मानते कि हम बोल रहे हैं तो इसलिए कर दो। वो पूछते थे कि क्यों इसको नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो बाबा के हिसाब से यही कारण था कि जो राजीव गांधी का ड्रॉप किया गया। और एक इंटरेस्टिंग एंट्री है इस घटना की, आई थिंक 2-3 साल बाद, तब लॉ मिनिस्टर थे इंदिरा जी के कैबिनेट में शिवशंकर जी, और वो राजीव जी की कैबिनेट में थे। तो वो बाबा से मिलने के लिए आए। तो उनके हिसाब से बाबा ने लिखा, से एज पर हिम, उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द सेकंड कैबिनेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग राजीव गांधी's टाइम, राजीव के आसपास सारे लोग और कुछ इंदिरा जी की कैबिनेट, बाबा की फॉर्मर कैबिनेट कलीग्स, राजीव को बताया कि प्रणब जी might one day become a threat to you. He might challenge your authority. And as per Shiv Shankar, that was the reason why Baba was not inducted. वो परछाई 2004 तक थी। So मुझे लगता है कि ये जो बाबा की टेंडेंसी, to assert, to be very assertive, to उनका होमवर्क मेटिक्यूलस था। कोई भी सब्जेक्ट में वो जब भी चर्चा करते थे, तो वो इस तरह की पर्सन जिनका अपना दिमाग है, जिनका आर्गुमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उस तरह के इंसान बिल्कुल ब्लाइंडली किसी का लाइन फॉलो नहीं करते। यस मैन नहीं थे। यस मैन नहीं थे। यस मैन नहीं थे। ये एक बड़ी वजह, ये एक बड़ी वजह, आई थिंक इसी वजह से खाली राजीव जी नहीं, शायद सोनिया जी भी उनको कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाए। ठीक है। ये रिलेशन कैसा चला अब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ प्रणब दा का, जो साथ थे? कई लोग मुझे कहते हैं, हालांकि ये नोटिंग्स में कहीं नहीं है आपके, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मुझे पता है, इसको आप चाहिएगा तो करेक्ट कर लीजिएगा, कि शुरू में जब दादा एंटर करते थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह चेयर से खड़े हो जाते थे और सर कह के बोलते थे। तो ये कैबिनेट में 2-3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद दादा ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा था कि आप उस वक्त आरबीआई गवर्नर थे, आई वाज फाइनेंस, लेकिन अब आप वहां पे हैं, यू कैन रिस्पेक्ट मी बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द चेयर। ये दादा ने अंदर कहा था, हालांकि नोटिंग में मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मेरी जानकारी, आप थोड़ा इसको करें। ये मैंने भी सुना, ये मैंने भी किसी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं उस वक्त मुझे, हाँ, ये मैंने सुना, किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने भी मुझे बताया, लेकिन बाबा ने इस बारे में मुझे कभी जिक्र नहीं किया, और कहीं पर ये नोटिस में भी उनके नहीं थे। लेकिन ये मैंने काफी लोगों से सुना कि बाबा को सर बोल के बुलाते थे। फिर बाबा ने बोला कि दिस इज नॉट द प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल नहीं है, आप मुझे सर बोल के नहीं बुला सकते हैं। सो आई थिंक दे रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज दैट प्रणब जी बोलेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड बाबा डॉक्टर सिंह या प्राइम मिनिस्टर बोल के एड्रेस करते थे। बाबा ने अपने किताब में भी लिखा कि उन्होंने बोला कि जितना प्राइम मिनिस्टर का अंडर मैंने काम किया ड्यूरिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम, आई मीन ही गॉट द मैक्सिमम ऑटोनॉमी, उनको मैक्सिमम ऑटोनॉमी दिया गया काम करने के लिए। और ये बात जाहिर है कि दोनों तरफ से एक बहुत ही अच्छी रिश्ता, जो कि बहुत पुराना, बाबा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इंदिरा कैबिनेट में, तब आरबीआई गवर्नर थे, फिर ये बहुत ही पुराना एक रिश्ता
was based on mutual respect. एंड एक एंट्री जो है, जब बाबा प्लानिंग कमीशन में थे, डॉक्टर सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो किसी विषय पे नेचुरली फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कोई एलोकेशन को लेके, तो उन्होंने बोला कि यू आर माय मिनिस्टर, सो आई विल डू व्हाट एवर यू से. सो एंड बाबा ने उसके बाद लिखा व्हाट अ जेंटलमैन ही इज. और बाबा का साथ मनमोहन सिंह के बारे में जो भी मेरा चर्चा होता था, जब भी ऑलवेज आइदर आगे या पीछे, वो हमेशा बोलेंगे कि मनमोहन सिंह व्हाट अ ग्रेशियस जेंटलमैन, व्हाट अ जेंटलमैन, मतलब ही इज अ ट्रू जेंटलमैन, इस तरह की. सो हाँ, मुझे लगा कि यूपीए 1, यूपीए 2, खासकर यूपीए 2 का टाइम में परहैप्स कुछ टेंशन्स था, जिसका जिक्र मैंने किताब में भी किया है. लेकिन एक बात बाबा मुझे बोला कभी कि सोनिया जी को लेकर भी या डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर भी, कि इतने साल से काम कर रहे हैं और इतने हाई प्रेशर सिचुएशन में, तो उसमें कभी कभी डिसएग्रीमेंट होना जाहिर है, यूजुअल है. एंड उनका एक फेवरेट लाइन था कि यू डू नॉट नीड टू एग्री ऑन एवरीथिंग एवरी टाइम. सो इसमें हो सकता है, एंड मैंने कभी पढ़ा भी, देयर वर हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, स्पार्क्स फ्लाइंग, कोल्ड शोल्डरिंग फॉर सम टाइम, बट उसके बाद कुछ दिन बाद जब डायरी में पढ़ा तो एवरीथिंग इज नॉर्मल. तो सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगा, जो की प्लेयर्स थे यूपीए 1 और 2 में, डॉक्टर सिंह, सोनिया गांधी जी एंड इंक्लूडिंग माय फादर, ये लोग किस तरह के डिफरेंसेस को हैंडल कर किया जा सकता है ये जानते थे. ठीक है मैम, जब आगे बढ़िए तो फिर वो जो राष्ट्रपति का चुनाव था उससे पहले टर्म थी, राष्ट्रपति के चुनाव में बात पे जाएंगे, लेकिन उस बात बार बार ये बात की चर्चा थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाए. और फिर एक बार नाम चर्चा में हुआ, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो कहते हैं कि साहब एक पॉलिटिकल आदमी को आप बनाइए तो उसका फायदा मिलेगा. कई लोगों ने 14 की हार के बाद भी कांग्रेस के भीतर से, और लोगों ने ये बात कही कि हैड प्रणब मुखर्जी बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 2 इयर्स, तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की नहीं होती. उसका इंसिडेंट में इसका एक एंट्री मुझे मिला है बाबा का नाम डिक्लेयर होने से पहले, बाबा का नाम डिक्लेयर होने से कुछ दिन पहले का. अहमद पटेल जी बाबा से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि अहमद पटेल जी सपोजिटली टोल्ड सोनिया जी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रेसिडेंट किया जाए एंड बाबा को प्राइम मिनिस्टर किया जाए, लेकिन सोनिया जी चुप रहे, इस विषय में कुछ बोला नहीं. बस इतना ही था. अब राष्ट्रपति वाला जो चुनाव था वो भी बड़ा दिलचस्प चुनाव था. अब देखिए, नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा था दादा का, बार बार मीटिंग्स चल रही थी, और उसके बाद जो इंस्टेंसेस थे जो मैं भी उस समय कवर कर रहा था, उसमें दादा ने स्वयं आगे आए. उन्होंने कई ऐसे पार्टी लीडर्स पुराने थे जिनको फोन किया, बातचीत करी और कन्विंस किया. हालांकि इन 2-3 चीजों की एंट्रीज उसमें मुझे लगता नहीं उस बुक में है, बिकॉज मुझे इस तरह की कोई एंट्री मिला नहीं. एक जो ममता बनर्जी के बारे में मैंने पूछा था, बिकॉज देखिए तब मैं उस समय में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था और मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन मैंने बाबा को तब वो बोला था जब ये आप जो बोल रहे हैं कि चर्चा चल रहा है लेकिन कुछ अनाउंस नहीं हो रहा है, तो मैंने बाबा को बोला था, बाबा तुम ममता से क्यों नहीं बात करते हो, वो एक बार जिद पकड़ के बैठ जाए तो सोनिया जी को अनाउंस करना पड़ेगा. तो बाबा ने हंस के बोला ममता ही मेरा नाम अपोज करेगी. तो ऐसे क्यों, वो क्यों अपोज करेगी? बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता था. वो मैं देखती थी ममता जी में हमारे घर आ रहे हैं, माँ से बात कर रहे हैं, मुझसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं, तो मैं तो सोचती थी कि हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है. तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि ममता बनर्जी क्यों अपोज करेगी बाबा का नाम. तो उन्होंने कुछ बोला नहीं. एंड इसके बाद जब ममता बनर्जी अपोज किया बाबा का नाम, तो मैंने बोला बाबा ऐसे कैसे? सो अगेन वो मुस्कुराए और बोला टेंशन की कोई बात नहीं है, वो मुझे सपोर्ट करेगी बाद में. Finally, she is going to support it. So he was very confident that she is going to support. And इस बीच में मुझे तब काफी सारा मतलब बाइट्स भी हो रहे थे कि जब ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं कर रहा था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ममता बनर्जी बाबा का नाम क्यों अपोज किया. तब यो यूपीए की पार्ट थे. तब बाबा बंगाल से फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बंगाल प्राइड भी थी, बंगाल प्राइड. सो क्यों अपोज किया उनका नाम, बाद में सपोर्ट क्यों किया वो समझ में आ जाता है, क्योंकि बंगाल में ऐसा माहौल तब था. और बाबा का डायरी से मुझे ये पता चला कि बहुत सारे एमपीज एंड एमएलए फ्रॉम टीएमसी वो बाबा को फोन करके बोले कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई व्हिप नहीं चलता. तो शायद क्रॉस वोटिंग होती.
लेकिन टू बिगिन विथ ममता ने अपोज क्यों किया, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है मैम, राष्ट्रपति भवन के भी कई इंस्टेंसेस है, आपने लिखा हुआ है। एक इंस्टेंस उसमें राहुल गांधी जी का भी, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे दादा किसी से मिलना नहीं चाहते थे और वो एएम और पीएम का फर्क था, और दादा ने उस पे नोटिंग में लिखा कि राहुल गांधी का दफ्तर जो है वो पीएमओ राहुल गांधी कैसे चलाएंगे। नहीं, नोटिंग में नहीं, ये मुझे एडीसी से पता चला, हाँ, बताया एडीसी कि से एएम पता और चला। पीएम वाला मामला और फिर था। मैंने जब बाबा से पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर राहुल का ऑफिस को एएम और पीएम का बीच में फर्क नहीं पता तो एक दिन वो पीएमओ कैसे चलाएंगे। पर्सनली कभी उन्होंने आपसे बात करी, क्योंकि आप देखिए हार के बाद भी राहुल गांधी कई बार उन्होंने विजिट किया प्रणोदा को पॉलिटिकली जानने के लिए, उस पर उनकी राय हमेशा राहुल गांधी के बारे में क्या है? देखिए कभी नहीं, बिकॉज बाय देन मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो कभी उन्होंने उनका बारे में जिक्र नहीं किया। और हमेशा उनका ये था कि कांग्रेस, आज जो मैंने बाद में भी पढ़ा उनके, कि कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता। और उनको मैं बार बार पूछती थी कि कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी, सरवाइव करेगी, तो वो बोलता था जरूर सरवाइव करेंगे, ऐसे बात नहीं है, कांग्रेस कैन नॉट डाई। और एक दिन बहुत गुस्सा होकर मुझे बोला कि कांग्रेस को रिवाइव करने का काम तुम्हारा नहीं है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर्स पर छोड़ दो, तुम्हें पार्टी ने जो काम सौंपा है बस तुम उसी में फोकस करो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सो नेचुरली मुझे लगता है क्योंकि मैं तब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो इस विषय पे वो मुझसे चर्चा नहीं करते थे। एक बार मुझे खाली याद है कि 2019 से पहले तब मीडिया में भी काफी चर्चा चल रहा था कि कांग्रेस अच्छा फाइट देगा, एंड तो मैंने तब बाबा से पूछा उनका राय, तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास 88 सीट्स आ जाए देन आई विल कंसिडर इमरजेंस ऑफ राहुल गांधी एज ए लीडर। अब 88 क्यों मुझे नहीं पता, शायद 44 से डबल 88। तो उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस इतना अगर सीट में पहुंच जाए, अगर डबल कर ले अपना सीट, तो फिर वो राहुल गांधी को लीडर समझेंगे। बस सिर्फ इतना ही कहा, और कभी नहीं, उसका अलावा और नहीं। और कभी मतलब मैं कभी भी पूछती, नेचुरली वो सोचते थे कि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व हूँ पॉलिटिक्स में, तो मेरा साथ वो डिस्कस नहीं करना चाहते थे इस राहुल गांधी जी का या सोनिया गांधी जी के बारे में, वो मुझसे नहीं डिस्कस करते थे। उनसे अगर मैं पूछती भी तो किसी तरह से बाल टाल जाते थे। अब एज प्रेसिडेंट उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी, वो प्रेसिडेंट थे, यूजुअली एक बहुत अच्छा रेप होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई उनकी नोटिंग्स हो, या जैसे उसमें लिखा हुआ हो कि कैसे उनका काम करने का तरीका था? बहुत सारे नोटिंग्स है। मीडिया खाली पर्सनल जो रैपो है उसी का बात में चर्चा करते हैं, लेकिन और भी नोटिंग्स बहुत सारे हैं कि डीमोनेटाइजेशन को किस तरह से उन्होंने देखा। बाबा का टाइम में प्रेसिडेंशियल उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था, तो उसमें बाबा की क्या राय थी और सरकार को उन्होंने क्या सलाह दिया था क्या, तो वो सब विषय में भी बहुत विस्तारित रूप से हैं, बट उसमें चर्चा नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरी आशा है लोग जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, समझेंगे। लेकिन बाबा का ये बात कहना था, और उन्होंने अपना किताब में भी लिखा वेरी क्लियरली, कि ये नहीं कि सरकार की हर बात वो मतलब एग्री करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी डिसएग्रीमेंट या जो भी क्या बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन करते थे सरकार को, तो वो हमेशा बिहाइंड द डोर। ये नहीं कि सरकार ने कुछ भी फाइल भेजा और उन्होंने बस साइन कर दिया, ये नहीं, वो हर बात पे सवाल पूछते थे, उसका जस्टिफिकेशन मांगते थे, कभी कभी सरकार को एडवाइस भी करते थे। तो लेकिन ये बात हमेशा बिहाइंड द डोर, और उनको एब्सोल्युटली वो क्लियर कट थे अपना रोल से कि प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस क्या हैं। और ये बात शुरू में ही एक बहुत साफ तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया, नरेंद्र मोदी। और ये किस्सा मैंने नरेंद्र मोदी जी से सुना। अच्छा। कि जब पीएम डेजिग्नेट, तब पीएम स्वेरिंग इन भी नहीं हुए थे, पीएम डेजिग्नेट बाबा से मिलने के लिए आए, तो मोदी जी ने बोला, मैं थोड़ा नर्वस भी था, तो एनीवे वो बाबा के पाँव छुए और बोला, दादा मुझे आप गाइड कीजिएगा। तो फिर बाबा ने उनको बहुत क्लियरली बोला कि हम दोनों अलग अलग विचारधारा से हैं, सरकार, जनता ने आपको बहुमत दिया है, आपको चुना है, सरकार चलाना, गवर्नेंस इज द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट।
तो सरकार की कोई काम पे, गवर्नेंस की कोई काम पे मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो मैं हमेशा हेल्प करूंगा। तो ये बात बताते हुए मोदी जी ने मुझे बताया कि दादा के लिए ये बात कहना बहुत बड़ी बात थी। सो इस बात से मुझे लगता है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो रिलेशनशिप वो एक बहुत ही ओपन एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप था, और एक पर्सनल रैप वो डेफिनेटली थे उनका। एक वो मतलब बाबा का ही एक एंट्री मैंने पढ़ा कि जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वो बाबा से मिलने के लिए आए, बाबा तब प्रेसिडेंट बने थे, तो बाबा ने लिखा कि वो हमेशा मेरा पैर छूते हैं जब भी पर्सनली मिलते हैं। उसने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस गवर्नमेंट की एक बिटर क्रिटिक हैं, और एनडीसी प्लेटफॉर्म में उनका साथ मेरा काफी मतलब स्पैट्स भी हुए हैं, काफी मतलब नॉट झगड़ा बट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुए हैं, लेकिन पर्सनली जब भी वो मुझसे मिलते हैं तो हमेशा मेरा पैर छूते हैं। तो एंड ही आल्सो सेड दैट आई रियली वंडर व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस। और मोदी जी ने इस बात को मुझे बोला, और खाली ये गुजरात चीफ मिनिस्टर नहीं, मोदी जी ने बताया कि वो बहुत पहले से बाबा को जानते थे। व्हेन एज अ ऑर्डिनरी वर्कर वो दिल्ली आते थे अपना ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, और नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू एरिया में रुकते थे, तो आपस में टकराते थे मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक मुलाकात उस वक्त होती थी, तो बाबा हमेशा उनका साथ बहुत अच्छी तरह बात की और वो हमेशा बाबा के पैर छुए। ये तो राष्ट्रपति तक मामला चला मैम, ये रेपो हुई, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स का। आपने एक चीज जो बुक में मैंने शायद नहीं देखी या मैं मिस कर गया, आरएसएस हेडक्वार्टर्स, क्या उसके बारे में भी कोई नोटिंग्स थी? क्योंकि कांग्रेस में आप देखिए जब दादा गए, हालांकि वो राजनीति से ऊपर उठ चुके थे, राष्ट्रपति रह चुके थे, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि साहब इतने समय का पुराना कांग्रेसी आरएसएस हेडक्वार्टर्स, क्योंकि विचारधारा का अंतर था, वहां क्यों गए? क्या इसको लेकर दादा से कभी आपकी बातचीत हुई? जी बिल्कुल बात हुई। इसके बारे में मैं विस्तारित में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने किताब में विस्तारित रूप से लिखा है, और अगर सब कुछ आपको मैं बता दूं तो किताब में मेरा कौन पढ़ेगा। लेकिन इस विषय में मैं विस्तारित रूप से बहुत लिखा, तो इस विषय में बहुत चर्चा हुई। बाबा का साथ मेरा जबरदस्त झगड़ा भी हुआ। झगड़ा हुआ आपका? बिल्कुल क्योंकि आप उस समय एक्टिव थी। तब तो मैं बहुत जबरदस्त एक्टिव थी। बाबा का साथ मेरा जबरदस्त झगड़ा हुआ, और बाबा कुछ नहीं बोलते थे, बस खाली एक बार वो बहुत गुस्सा होकर मेरा वो किया कि तब ये चल रहा था कि बाबा का आरएसएस हेडक्वार्टर जाना, दैट ही इज गिविंग लेजिटिमेसी टू आरएसएस, ये एक चर्चा थी। तो मैं भी वही बाबा को रिपीट कर रहा था कि आप लेजिटिमेसी दे रहे हो, आप लेजिटिमेसी दे रहे हो। तो उन्होंने एक दिन सिर्फ बहुत इरिटेटेड होकर मुझे कहा कि मैं कौन होता हूँ आरएसएस को लेजिटिमेसी देने के लिए। देश की जनता आरएसएस का प्रचारक को प्रधानमंत्री के हिसाब से चुना और बहुत ही भारी जीत से उनको जिताए। अगर ये बात अभी भी तुम लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं तो तुम लोग गलती कर रहे हो। सो एनीवे, और तब उस वक्त मैंने ट्वीट भी किया था बाबा के आरएसएस का उसमें जाने के खिलाफ में। लेकिन जब मैं सोचती हूँ पुराने इस बात को, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत स्टूपिडली एक्ट किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। बाबा हमेशा बिलीव करते थे कि डेमोक्रेसी में डायलॉग बहुत जरूरी है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रचारक को देश की जनता ने इतनी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे मजेदार बात यह है, बाबा एक्चुअली आरएसएस प्लेटफॉर्म यूज करके कांग्रेस आइडियोलॉजी को प्रीच किया। मतलब उसी प्लेटफॉर्म यूज करके कांग्रेस आइडियोलॉजी उन्होंने पीस किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, लिबरलिज्म, secularism, the importance of tolerance in Indian society, that how it is a divergence of different culture, different religion. So I think Congress ideology का एक इतना ज्यादा पब्लिसिटी शायद रिसेंट आपको लगता है कि उस ड्राइव का इस्तेमाल करके दादा ने कांग्रेस का जो विचारधारा थी आगे बढ़ाई? एग्जैक्टली। सो एनीवे, आई मीन ये इसको और भी मैं विस्तारित रूप से मैंने लिखा है, बट ठीक है मैम। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। अभी आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश लोग कह रहे थे कांग्रेस जीत जाएगी, छत्तीसगढ़ जीतना था, नहीं जीती, और एक बम्पर, मतलब आप देखिए एक जो कोर्स होता है वो चेंज किया। ये जो 5 राज्यों थे कि एंटी इनकम्बेंसी शब्द नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर की फॉलो कितनी ज्यादा है वो दिखी। तो क्या पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल गई है, और इस बदले हुए समीकरण में कांग्रेस पार्टी को कहां देखती है? देखिए, इस विषय में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि पिछले 2 साल से मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ।
एंड इसलिए मुझे मेरा बोलना सही नहीं है कुछ, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड एज अ हार्डकोर कांग्रेस सपोर्टर हु बिलीव्स, जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की प्लूरलिज्म, कांग्रेस की टॉलरेंस, कांग्रेस की सेकुलरिज्म, इंक्लूसिवनेस को पूरी तरह से विश्वास करते हैं, पूरा अपना दिल से विश्वास करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि देश के लिए कांग्रेस आना बहुत जरूरी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी आना जरूरी है, और कांग्रेस पार्टी को सीरियसली सोचना चाहिए कि कोई भी अगर कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको संघी बोल के गाली देके या बीजेपी ज्वाइन करेगी ऐसे बोलने से सोशल मीडिया में आपको ट्रैक्शन मिल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है? क्या कांग्रेस लीडरशिप में चेंज की जरूरत है? क्या कांग्रेस का मेन सोच नहीं, मेन सोच ऑब्वियसली नहीं चेंज करता है, लेकिन जिस तरीके से वो पेश आ रहे हैं इसकी जरूरत है। खाली प्राइम मिनिस्टर मोदी को गाली देने के बजाय एक दूसरा ऑल्टरनेटिव मॉडल देश की जनता के सामने लाना जरूरी है। ये सारे बातें कांग्रेस, इस विषय पे कांग्रेस इंट्रोस्पेक्ट करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, मैं कोई नहीं होते हूँ उनको उपदेश देने वाले, लेकिन मुझे लगता है एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, यू नो, आई वुड एक्सपेक्ट दीज आंसर्स फ्रॉम द कांग्रेस। बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती वक्त दिया। और प्रणब माय फादर किताब आ रही है 11 तारीख को, दिलचस्प किताब है, और इंटरव्यू में बताया जो इंस्टेंसेस प्रणब दा के रहे नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ और प्रधानमंत्री तक, और सब कुछ पिरोया है। उनकी जो छोटी छोटी नोटिंग्स होती थी प्रणब दा की, जो कि उनके जाने के बाद शर्मिष्ठा जी ने एकत्रित करी और अपना जो उनका अपना खुद का डायलॉग था प्रणब दा के साथ, उसको सबको कंपाइल किया और ये किताब लिखी।